नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। देश के महानगर, भारत का आईना, तो उसके छोटे शहर और कस्बे, उसकी नब्ज। तो अगले आधे घंटे रखिए देश की नब्ज पर हाथ हमारे साथ। हमारा भारत में आज ग्राउंड रिपोर्ट। कौन बनेगा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, साथ ही कौन है मिजोरम के नए मुख्यमंत्री। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़े ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं। नोट इतनी बड़ी तादाद में है कि गिनने के लिए मंगाई गई मशीनें भी खराब हो रही हैं। 157 बैग में रुपए भरकर ट्रक से बैंक पहुंचाए गए हैं। जब वो भी काफी नहीं पड़े तो बोरों में भी नोटों को भरा गया है। उड़ीसा में नोटों की गिनती में 2 दिन और लगेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। इसकी वजह से जब्त हुआ कैश और भी बढ़ सकता है। ये सारी रकम उड़ीसा के बुलांगीर जिले के पास स्थित सतपुड़ा ऑफिस में मिली है। इतनी बड़ी रकम की सुरक्षा के लिए अब अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए हैं। ये तस्वीरें किसी बैंक के स्ट्रांग रूम की नहीं, बल्कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू से जुड़ी एक कंपनी के दफ्तर की हैं। नोटों के इन बेहिसाब बंडलों को गिनते गिनते मशीनें खराब हो गईं, लेकिन अब तक पूरी गिनती नहीं हो पाई। इनकम टैक्स के छापों में अब तक 290 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। आयकर की टीम ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में लगातार कार्रवाई कर रही है। सूत्रों के मुताबिक तलाशी में अभी और वक्त लग सकता है, क्योंकि 6-7 कमरों और 9 लॉकरों की तलाशी अभी बाकी है। इतनी बड़ी रकम के बरामद होने से हर कोई हैरान है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी चुटकी ली। उन्होंने ट्वीट किया, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इन नेताओं के भाषणों को सुनें। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस सांसद से जुड़े ठिकानों से 290 करोड़ रुपए कैश बरामद होने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि बरामद रकम 500 करोड़ रुपए तक भी चली जाए तो हैरानी नहीं होगी। कांग्रेस ने देश के पूरे अर्थतंत्र को खोखला कर दिया है। कोई कहता है 50 करोड़। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही नेताओं को प्रतिक्रिया देनी चाहिए। कांग्रेस के सांसद हैं, वरिष्ठ सांसद हैं, तीसरी बार के सांसद। सुबह तक की जो मेरी जानकारी थी, हवाई जहाज में चढ़ने के पहले तक 290 करोड़ रुपया कैश गिनती हो चुका था। 8 लॉकर खुलना बाकी है, 10 कमरे खुलने बाकी हैं। ये संख्या जो है वो 500 करोड़ तक चली जाए तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा। 500 करोड़ तो कैश है। फिर जो संपत्ति है वो संपत्ति हजारों करोड़ की होगी, जो कागज इनक्रिमिनेटिंग जो है डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। जिस तरह की खबरें आ रही है उसमें कोई कहता है 50 करोड़, कोई कहता है 100 करोड़, कोई कहता है 200 करोड़, कोई कहता है 300 करोड़। प्रधानमंत्री जी भी इनकम टैक्स से जानकारी लेकर के बयान नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी एक अखबार को ट्वीट कर रहे हैं। अभी तक कोई आधिकारिक बयान इनकम टैक्स की तरफ से नहीं आया है, जो कि अब तक आना चाहिए था। ये आखिर क्या होता है जो हर चीजें सूत्रों के हवाले से, मुखबिरों के हवाले से छपती है, और प्रधानमंत्री जैसा गरिमामयी पद पर बैठा व्यक्ति एक भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरह ट्वीट करता है। इनकम टैक्स के ताबड़तोड़ छापों को लेकर कांग्रेस सांसद धीरज साहू ने चुप्पी साध रखी है। धीरज साहू तीसरी बार राज्यसभा के सांसद बने हैं। चतरा सीट से 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा है। संसद की कई समितियों के सदस्य रहे हैं। बलदेव साहू एंड ग्रुप से जुड़े हैं। बलदेव साहू एंड ग्रुप में उनके साथ परिवार के कई सदस्य हैं। शपथ पत्र के मुताबिक 2018 में 34 करोड़ थी उनकी संपत्ति। खुद पर 2.36 करोड़ का कर्ज भी घोषित किया था। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स ने धीरज साहू से जुड़ी कंपनियों के कई खातों को फ्रीज कर दिया है। साथ ही जांच में ईडी की भी एंट्री हो सकती है। रांची से हरिवंश शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वैसे राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू होगी। धीरज साहू के रिश्तेदारों के नाम पर उड़ीसा में बड़ा शराब कारोबार चल रहा है।
अब तक बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर से 290 करोड़ कैश मिल चुका है। बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड एक साझेदारी फर्म है। इसमें बलदेव साहू ग्रुप, क्वालिटी बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल है। इनकम टैक्स ने कंपनी के कई खातों का फ्रीज भी किया है। और खबर छत्तीसगढ़ की, जहां पर बीजेपी को बड़ी जीत मिलने के बाद अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा साफ नहीं हो सका है। राज्य बनने के बाद सीएम की रेस में सबसे ज्यादा महिला और आदिवासी नामों पर मंथन चल रहा है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी मुख्यमंत्री की रेस में पीछे नहीं है। 2024 को देखते हुए ओबीसी चेहरे पर बीजेपी दांव खेल सकती है। छत्तीसगढ़ में सीएम का चेहरा कौन हो सकता है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ जीत लिया, जश्न मना। हफ्ता बीतने को है, ढोल नगाड़ों की आवाज मद्धम हो गई। सवाल वही, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। विधायकों को परखने पार्टी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत कुमार गौतम को बतौर पर्यवेक्षक रायपुर भेज रही है, जो सबके मन को टटोल कर केंद्रीय नेतृत्व को नाम बताएंगे। 10 दिसंबर को विधायक दल की बैठक संभावित है। देरी से बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बीजेपी जवाब के बजाय सवाल ही दाग रही है। यहाँ पे विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल में विधायक अपना नेता चुनेगा और मुख्यमंत्री चुना जाएगा। कांग्रेस को झुककर जनता का जनादेश स्वीकार करना चाहिए कि जनता ने उनके 5 साल के कार्यकाल को नकारते हुए उन्हें खारिज कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। जयसिंह अग्रवाल तो कह रहे हैं कि अधिकारियों की सुनी गई 5 साल और हमारे यहाँ का विकास रोक दिया गया है। बेचारे सिंहदेव जी चुनाव हारने के बाद मुंह पे दही बड़ा जमा के बैठे हैं और भूपेश बघेल तो मुंह छुपाए छुपाए घूम रहे हैं। तो कांग्रेस जरा हमारे पे बात करने के बजाय बची खुची कांग्रेस को संभाल ले तो वही उनके लिए बेहतर होगा। भारतीय जनता पार्टी को भरोसा ही नहीं था कि 3 राज्यों में वह चुनाव जीत के सरकार बना लेगी और उसके बाद में उनके नेताओं में दूतम पैजार मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम के भरोसे सत्ता हड़पा है, इसीलिए मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहे हैं वे। कांग्रेस पार्टी का देखिए, हमने तेलंगाना में मुख्यमंत्री बना दिया, हमारे मुख्यमंत्री शपथ भी ले लिए है। दावेदारों में 5 आदिवासी चेहरे हैं। रेणुका सिंह सरगुजा से सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री पद से इस्तीफा दे चुकी हैं। विष्णुदेव साय 3 बार प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री। रामविचार नेताम बलरामपुर से विधायक। गोमती साय सांसद थी, विधानसभा पहुंच चुकी हैं। लता उसेंडी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री। ओबीसी उम्मीदवार अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष, आक्रामक छवि, साल भर पहले कमान संभाली। ओपी चौधरी पूर्व आईएएस, 2018 में नौकरी छोड़ी, रायगढ़ से विधायक हैं। अजय चंद्राकर पूर्व कैबिनेट मंत्री। वैसे रमन सिंह को 15 साल तक सरकार चलाने का अनुभव है। 2024 के चुनाव को देखते हुए उनके नाम पर चर्चा है। सामान्य और सवर्ण वर्ग से अकेले उनका नाम ही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के लिए तमाम अटकलें हैं, तमाम नामों को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उसे पीएम मोदी या अमित शाह ही जानते हैं। और जो छत्तीसगढ़ के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं उनको उस नाम को लेकर भेजा जाएगा और विधायक दल की बैठक में राय शुमारी की जाएगी। इसके लिए कुछ वक्त का और इंतजार करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। छत्तीसगढ़ में 10 दिसंबर को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। छत्तीसगढ़ के लिए अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम को पर्यवेक्षक बनाया गया है। बीजेपी ने इन चुनावों में मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा नहीं की थी और पूरा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा था। और खबर राजस्थान की, जहां की जनता अपनी सरकार के लिए रिवॉल्विंग डोर का रास्ता अपनाती है, तो इस बार बीजेपी को सरकार बनाने का मौका दिया है। लेकिन बीजेपी की राज्य सरकार की अगुवाई कौन करेगा, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, राजस्थान से विशेष रिपोर्ट। राजस्थान का रिवाज बरकरार रहा और 5 साल बाद बीजेपी दोबारा सत्ता में वापस आ गई। भले ही जनता ने बीजेपी को चुन लिया है, लेकिन बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं चुन पाई है। बीजेपी ने राजस्थान के लिए 3 पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े को विधायक दल की बैठक कराने की जिम्मेदारी दी गई है। विधायक दल की बैठक रविवार या सोमवार को हो सकती है। इस बीच बीजेपी दफ्तर में हलचल बढ़ी हुई है। सबके जहन में एक ही सवाल है, आखिर राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इसको लेकर बीजेपी पर सवाल उठाए। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पलटवार कर उन्हें अपना घर देखने की सलाह दे डाली। 7 दिन हो गए, लगभग 7 दिन में ये अपना चेहरा घोषित नहीं कर पा रहे हैं
और ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। इन पार्टी में बिखराव है, इस पार्टी में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसको क्या करेंगे हम लोग? अगर हमारे 6 दिन लग जाते, पता नहीं क्या क्या आरोप लगाते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। इतने झूठ बोल बोल के चुनाव जीत के आए ये लोग। अब इनकी पोल खुलेगी जनता के सामने। अशोक गहलोत जी शायद वो दिन भूल गए 2018 का, जब सरकार गवर्नमेंट के फॉर्मेशन होने में, सरकार बनने में 16 दिन लगे थे। अभी हमारे पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो गई, शीघ्र ही विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद आगामी प्रक्रिया तय होगी। अशोक गहलोत साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपके यहाँ सब कुछ आप बात करें उस बातों की, तो आपके यहाँ लीडर अपोजिशन का निर्णय क्यों नहीं हो पाया? मुख्यमंत्री पद की रेस में बीजेपी के कई नेताओं के नाम चल रहे हैं। अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व आईएएस हैं, मारवाड़ से आते हैं। किरोड़ी लाल मीणा आदिवासी चेहरा हैं, आंदोलनों के लिए मशहूर हैं। ओम माथुर वरिष्ठ नेता हैं, छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहते हुए जीत दिलाई। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं, जोधपुर से सांसद हैं। ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं। दिया कुमारी जयपुर के पूर्व राज परिवार की सदस्य हैं। बाबा बालकनाथ फायर ब्रांड नेता हैं, हिंदुवादी चेहरा हैं। सीपी जोशी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पूरा जोर लगा रही हैं। उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर अपनी बात रख दी है। जाहिर है उन्हें मनाना भी पार्टी के लिए कम बड़ी चुनौती नहीं है। नई सरकार बनाने के लिए वोट भले ही राजस्थान की जनता ने दिया हो, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा तो दिल्ली से ही तय होना है। दिल्ली जयपुर से दूर नहीं, इसलिए नेताओं की दिल्ली दौड़ भी लगातार जारी है। लोग बताते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी जानकारी तो केवल 2 या 3 लोगों को है, लेकिन जब तक घोषणा नहीं होती है तब तक कयासों का बाजार तो गर्म ही रहेगा। सहयोगी पुष्पेंद्र के साथ जयपुर से सोमू आनंद, एनडीटीवी। तो 3 राज्यों में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन एक राज्य ऐसा है जहां पर आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गई। हमारा भारत में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद चलेंगे मिजोरम और जानेंगे कौन है राज्य के नए मुख्यमंत्री। आप देख रहे हैं हमारा भारत। अब खबर मिजोरम से, जहां पर जोराम्स पीपल मूवमेंट यानी कि ZPM ने इतिहास रच दिया है। ZPM की सरकार मिजोरम में बन गई है और सरकार की अगुवाई कर रहे हैं 74 साल के पूर्व IPS अधिकारी और अब राज्य के मुख्यमंत्री लालडुहोमा। लालडुहोमा ने अपने 11 मंत्रियों के साथ शपथ ली है। हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। I, Lalduhoma, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance. 5 साल पहले 74 साल के लालदुहोमा मिजोरम के पहले मुख्यमंत्री के निजी सचिव थे और आज वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा कि मिजोरम की जनता ने 3 दशक तक उन्हें मुख्यमंत्री इन वेटिंग के तौर पर देखा है। उनका सियासी सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। राजनीति में आने से पहले IPS अधिकारी थे लालदुहोमा। फिर वे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सुरक्षा करने वाली टीम में शामिल हुए। जल्द ही उनका नाम इंदिरा गांधी के करीबी सहयोगियों में गिना जाने लगा। 80 के दशक में मिजो शांति समझौते के लिए बातचीत शुरू कराने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद IPS से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के टिकट पर 1984 में वे मिजोरम से सांसद बने। एक बार मिजोरम कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। उनका नाम दल बदल कानून के तहत सदस्यता गंवाने वाले पहले सांसद के तौर पर भी दर्ज है। 1988 में लालदुहोमा को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। 2020 में लालदुहोमा दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होने वाले पहले विधायक बने। First member of parliament. मैं अयोग्य घोषित होने वाला संसद का पहला सदस्य था। मिजोरम में भी अयोग्य घोषित होने वाला पहला विधायक था, लेकिन फिर भी मैं राजनीति में हूँ, क्योंकि जनहित को आगे रखकर मैं राजनीति करता हूँ। मुख्यमंत्री लालदुहोमा के अलावा उनकी पार्टी के कई मंत्री और विधायक भी बेहद दिलचस्प हैं। जोरम पीपल मूवमेंट की स्थापना 2018 में हुई थी। 2018 में जोरम पीपल मूवमेंट के उम्मीदवारों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और 8 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल किया। ये पहला चुनाव है जब जोरम पीपल्स मूवमेंट ने पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवाकर अपने चिन्ह पर चुनाव लड़ा।
पार्टी ने 40 में से 27 सीटें जीतकर सरकार बनाई। 27 में से 20 सीटों पर जीते उम्मीदवार पहली बार विधायक बने। मिजोरम पीपुल मूवमेंट ने इस बार रेडियो जॉकी से लेकर पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी, गायकों और पत्रकारों को भी टिकट दिया। 32 साल की बेरिल वन्नेई सांगी सबसे कम उम्र की विधायक बनी है और लाल रिनपुई मिजोरम की पहली महिला मंत्री। आप लड़की हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें वो करना चाहिए जो हमें पसंद है और जिसके लिए हमारे अंदर पैशन है। मैं हर समुदाय की महिलाओं और लड़कियों को ये संदेश देना चाहूंगी कि अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आप वो हासिल कर सकते हैं। बस हमारे सपने और पैशन मजबूत होना चाहिए। हर चीज संभव है। मिजोरम में लालदुहामा और ZPM को पहली बार मौका मिला है सरकार बनाने के लिए। लोगों ने एक बहुत बड़ी जीत दिलवाई है ZPM को, मगर उनसे अपेक्षा भी बहुत रखते हैं लोग और उनको इन अपेक्षाओं के ऊपर खड़े उतरना पड़ेगा, नहीं तो ZPM का भी हशर कांग्रेस या फिर MNF की तरह हो सकता है मिजोरम में आने वाले दिनों में। और जिंदगी में खुशी चाहिए, संतोष चाहिए और सुरक्षा चाहिए। इन सब के लिए जो कुछ जरूरी है उनमें सबसे अहम है पैसा। लेकिन पैसा कहां से आए, कैसे बढ़े? हर कोई चाहता है कि उसका पैसा बढ़ता रहे, तो बस प्रॉफिट का मामला है। और प्रॉफिट के बारे में आपको NDTV प्रॉफिट से बेहतर कौन बता सकता है। NDTV प्रॉफिट कल लॉन्च हुआ और आपके टीवी पर उपलब्ध है। इसके अलावा ndtvprofit.com, hindi.ndtvprofit.com पर भी और ऐप के रूप में भी आपके सामने ये नया चैनल हाजिर है। तो हमारा भारत में आज इतना ही। आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसी लग रही हैं हमें जरूर बताएं। आपके लिए कार्यक्रम और हमारी रिपोर्ट्स NDTV इंडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है। नमस्कार।